हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 दो चीजों के बारे में बताता है। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। सेक्शन 9 दो चीजों के बारे में बताता है। पहली चीज जो कि फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, दूसरी चीज जब फैक्ट हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल हो। हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल हो, दो चीजों के बारे में बताता है सेक्शन 9। जब भी फैक्ट इनकंसिस्टेंट होते हैं, इसका मतलब क्या? जब भी फैक्ट किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। जब भी कोई फैक्ट असंगत है या फिर जब भी कोई फैक्ट अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य है। अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य है। सेक्शन 9 दो चीजों के बारे में बताता है। जब भी कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट है या हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, अधिसंभाव्य, अनअधिसंभाव्य होते हैं। जब भी कोई तथ्य ऐसे होते हैं तो उसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9। अब ये क्या होते हैं और कैसे समझते हैं, हम इनको थोड़ा देखते हैं। जब भी कोई फैक्ट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है या हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल है, किसके साथ? रिलेवेंट फैक्ट के साथ और फैक्ट इन इश्यू के साथ, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्यों के साथ में। जब भी कोई फैक्ट हाईली इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं या हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल हो रहे हैं। हाईली इनकंसिस्टेंट या फिर हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल होती क्या चीज है, अब इसको एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हम इसको एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के फैक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं, कौन से फैक्ट्स है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए एक बार सेक्शन 9। सेक्शन 9 निकाल लीजिए प्लीज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। चलिए थोड़ा सा आइए और थोड़ा समझते हैं। दो तरह के फैक्ट्स की बात करेंगे, दो तरह के फैक्ट्स की बात करेंगे और दो तरह के फैक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझने की कोशिश कीजिए। आसान सा प्रोविजन है लेकिन बहुत रिलेवेंट प्रोविजन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब इसकी पहली लाइन समझिए। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। अदरवाइज रिलेवेंट मतलब वो फैक्ट, वो तथ्य जो ऐसे तो सुसंगत नहीं है लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जा रहे हैं, सुसंगत हो जा रहे हैं। मतलब ऐसे फैक्ट्स जो देखा जाए तो वो दे आर नॉट रिलेवेंट, लेकिन यहाँ पे वो क्या बन जाएंगे, रिलेवेंट बन जाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना और देखो। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जहां से स्टार्ट करते हैं, 4 से लेकर कहां तक है टोटल, 4 से लेकर, जनरल रूल तो है कि 4 से 50 वाले फैक्ट्स क्या होते हैं सर, रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, सुसंगत तथ्य होते हैं। लेकिन अगर आप निकाल दीजिए बीच के सेक्शंस, जैसे आपने 4 से 8 तक निकाल दिए और 10 से, वो सर वो फैक्ट्स है ना यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। जब भी कोई फैक्ट यहाँ रिलेवेंट नहीं है तो वो कहाँ रिलेवेंट होगा, सेक्शन पहले लाइन का मतलब ये समझिए। द फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 4 to 8 और 10 to 50। सेक्शन 9 छोड़ दिया हमने बीच में। वो फैक्ट कहाँ पे रिलेवेंट हो रहा है सर, 9 में रिलेवेंट हो रहा है। लेकिन कैसे रिलेवेंट हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फैक्ट कहीं रिलेवेंट हो ही ना। अब उन तरह के केसेस समझेंगे। दो तरह के केस ऐसे होते हैं जब भी कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, तभी कोई फैक्ट क्या है, असंगत
जब भी कोई तथ्य क्या है सर, असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इनकंसिस्टेंट किसके साथ होने चाहिए सर, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ में, या फिर उनका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस किसी भी फैक्ट को क्या बना दे, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। मतलब अगर वो फैक्ट है तो उससे कोई चीज या तो हाईली प्रोबेबल हो जाएगी या फिर हाईली इम्प्रोबेबल हो जाएगी। ये दो शब्द क्या है, हम इनको भी समझेंगे कि हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल क्या होता है। ठीक है, हम सेक्शन 9 को रेजिडुअरी सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिडुअरी सेक्शन, मतलब अपशिष्ट धारा। अपशिष्ट का मतलब जो कहीं पे भी नहीं आएगा वो कहाँ चला जाएगा, मतलब जो कहीं पे भी रिलेवेंट नहीं होगा वो कहाँ रिलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 9 में। ये एक रेजिडुअरी सेक्शन है, ये एक अपशिष्ट धारा है जो कहीं रिलेवेंट नहीं है। जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा सेक्शन 20 रेजिडुअरी सेक्शन है, वैसे ही एविडेंस का जो रेजिडुअरी सेक्शन है रिलेवेंसी के रिगार्डिंग में, वो कौन सा है सर, सेक्शन 9। यहां तक क्लियर है। होता क्या चीज है और कैसे समझेंगे अब इसको। मान लो अगर कोई फैक्ट रिलेवेंट हो रहा है तो फिर उस सेक्शन 11 में उसकी कोई जरूरत नहीं है जाने की, फिर वो सेक्शन 11 में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट है जो कहीं पे भी रिलेवेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट कहाँ हो जाएगा, सेक्शन 9 में। मतलब अगर कोई भी फैक्ट है जो रिलेवेंट हो रहा है तो उसको सेक्शन 9 में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन ही ओपनिंग है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। मतलब वो फैक्ट जो वैसे रिलेवेंट है नहीं लेकिन क्या बन जाएंगे, रिलेवेंट बन जाएंगे। ये बात समझ में आई, जो फैक्ट रिलेवेंट थे नहीं लेकिन क्या बन गए, रिलेवेंट बन गए। दो चीजों की वजह से, उनकी इनकंसिस्टेंस किसी की वजह से, या फिर वो फैक्ट खुद में ही क्या है, उनका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल है। अब ये हाईली इम्प्रोबेबल प्रोबेबल क्या चीज होती है इसको भी हम समझते हैं। इनकंसिस्टेंट होता है ये क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मैं वापस आ रहा हूँ वापस अपने बोर्ड के ऊपर, और आपको सबसे पहले समझाऊंगा इनकंसिस्टेंटी का मतलब क्या होता है। जैसे शुभम का गांव गए दौसा, उसका होम टाउन क्या है, दौसा। ठीक है, आज की क्या तारीख है, 19 तारीख को ऐसा एलिगेशन लगता है कि शुभम को दिन में 11 बजे दौसा देखा गया और दौसा में ये एक ऑफेंस कर रहा है। अब 11 बजे तो शुभम क्लास में बैठा है, 11 बजे कहाँ बैठा है शुभम, ही इज इन क्लास। अब ये जो फैक्ट है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, ये असंगत है। किससे, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। मान लीजिए दौसा में किसी का मर्डर किया, आरोप लगता है ए के ऊपर। अब ए तो सर क्लास में बैठा है और ये जो मर्डर किया है ये क्या है सर, फैक्ट इन इश्यू, ये विवादक तथ्य है, क्योंकि इसी के ऊपर ट्रायल हो रहा है ना, वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी और नॉट, बट ए इज इन द क्लासरूम। तो जो फैक्ट कहीं रिलेवेंट नहीं हो रहा वो फैक्ट कहाँ रिलेवेंट हो रहा है, सेक्शन 9 में, क्योंकि वो फैक्ट क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट। तो प्लियो फेलिबी भी यही आता है, हमने पढ़ा है प्लियो फेलिबाई को, अन्यत्र उपस्थिति के जो सिद्धांत है वो भी यही आता है, क्योंकि वो फैक्ट क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट हो गया है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि जब मर्डर हुआ उस टाइम ए कोलकाता में था, ए कहाँ था, कोलकाता में, लेकिन ए के ए के बस टिकट से पता चलता है कि ए वॉज इन लाहौर डेट टाइम। तो कैसा हो सकता है कैसे कि एक ही आदमी दो जगह उपस्थित हो। हम्म, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम अभी क्लास में भी हो और अभी तुम बाहर भी हो, ऐसा पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली, तुम यहां हो और तुम बाहर भी हो, इज दैट पॉसिबल, इज दैट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है क्या,
इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप दो स्थानों पर एक ही साथ एक ही समय उपस्थित हो? ये इनकंसिस्टेंट है किस चीज के साथ में? रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ में। इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंसी, असंगतता। ये क्या है सर? ये असंगत है। आप दोनों स्थानों पर एक साथ कैसे हो सकते हो ये बताओ? अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, और वही दूसरा बच्चा बोलता है, वही सेम बच्चा बोलता है सर मैं तो ऑफलाइन था, तो फिर ऑफलाइन था तो ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकता है तू? या तो ऑनलाइन ही क्लास लेगा तो ऑफलाइन ही क्लास लेगा। अभी कोई बच्चा बोलता है सर मैं 11 तारीख के दिन ऑफलाइन भी आया था और मैंने ऑनलाइन भी क्लास ली है, तो सेम टाइम तो नहीं ली होगी, या तो घर जाके ली होगी उसने। वहां समझ रहे हो? मान लीजिए कोई बच्चा कहता है, किसी केस में कोई बच्चा गया, वो बोलता है कि आई वॉज इन क्लास, उस दिन सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, तो क्या पता उसने ऑनलाइन भी तो क्लास ली होगी ना। इनकंसिस्टेंसी कहाँ है? लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज इन द लेक्चर, अगर वो क्लास में था, अगर वो कहाँ था? क्लास में था, तो फिर ऑनलाइन कैसे हो सकता है? क्या आदमी दो जगह एक साथ एक समय पे हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, जो फैक्ट जिस फैक्ट को हम कंसिस्टेंट मान रहे थे कि दोसा में ऑफेंस किया है ए ने, वो फैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? इनकंसिस्टेंट हो गया है। किससे? रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के साथ में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब दो शब्द और समझेंगे। अब समझेंगे हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल को क्या मतलब होता है। अब हम समझेंगे हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है। जैसे सुबह 10 बजे अजमेरी गेट पर मर्डर होता है बी का। बी का क्या होता है? मर्डर। एविडेंसेस एविडेंसेस शो किए जाते हैं, एविडेंसेस शो किए जाते हैं, न्यायालय के समक्ष सबूत दिए जाते हैं। किस चीज के? न्यायालय के समक्ष सबूत इस बात के दिए जाते हैं, न्यायालय के समक्ष सबूत इस बात के दिए जाते हैं कि सर, ए आके बोलता है कोर्ट के सामने कि सर देखिए सर 9 बजे मैं सीकर रोड पर जो टोल था ना, मैं वहां था। क्या बोलता है? 9 बजे मैं जयपुर में, तो मैं 9 बजे एंटर हुआ हूँ सर, मैं इसकी सीसीटीवी दिखा देता हूँ आपको। 9 बजे मैंने सीकर से बनाते हैं ना, जयपुर में जो फर्स्ट टोल आता है चोमू के बाद, उस टोल पे था सर मैं तो। आप ये मानिए, क्या 1 घंटे में अजमेरी गेट नहीं पहुंचा जा सकता? वहां से पहुंचा जा सकता है। दिस फैक्ट इज हाईली प्रोबेबल। क्या ये फैक्ट हाईली प्रोबेबल है कि हाँ पूछा जा सकता है। ठीक है ना? ये क्या है सर? हाईली प्रोबेबल है। ये क्या है सर? ये तथ्य अधिसंभाव्य है। तो कोर्ट ये कहेगा कि भैया तू 9 बजे अगर टोल पे था, तो 9 बजे से तू मॉर्निंग में आराम से 1 घंटे में तू पहुंच सकता है, और ये मर्डर तू नहीं किया है। ये हाईली प्रोबेबल है। तो वो जो फैक्ट दे रहा है, वो जो तथ्य बता रहा है, वो तथ्य क्या है कोर्ट के नजर में? हाईली प्रोबेबल है कि हाँ ऐसा कहना अधि संभाव्य है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वही अगर आदमी ये बोलता है कि सर सुबह 8 बजे 8 बजे मेरी गाड़ी बीकानेर से निकली है जयपुर के लिए। कहाँ से निकली है? बीकानेर में छोटी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है? यही तो आती है। ये बीकानेर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? बीकानेर कैसे लिखा जाता है? बीकानेर का जो उसी की बात मानेंगे ना, बड़ी की मात्रा है, क्योंकि बीकाजी द्वारा बसाया गया था ना ये।
बीकाजी रावल, राव बी का दौरा बिछाया गया था ना। बीकानेर, अगर कोई आदमी बोलता है सर मैं बीकानेर से जयपुर निकला हूँ और बीकानेर के बाद जो पहला टोल आता है जयपुर जाने के लिए, मैं सर इस टोल की सीसीटीवी दूंगा 8 बजे की सुबह मॉर्निंग की, मेरी गाड़ी वहां से निकली है, मेरी फोटो दिख रही है वहां पे। तो ये जो उसने फैक्ट दिया ये क्या है, हाईली इम्प्रोबेबल। क्या हो जाएगा ये, हाईली इम्प्रोबेबल, मतलब ये अत्यंत अधिसंभाव्य तथ्य है, अत्यंत अधिसंभाव्य तथ्य है। इसको हम कहेंगे हाईली इम्प्रोबेबल है सर। हाईली इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल किसके साथ, फैक्ट इशू के साथ में या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ में। और ये जो तथ्य था सुबह 9 बजे 10 बजे अजमेरी गेट मर्डर हुआ है, 9 बजे आदमी सबूत दे रहा है कि मैं चौमू के पास में जो टोल है मैं वहां हूं। तो ये जो फैक्ट क्या है, ये फैक्ट है सर हाईली प्रोबेबल, अत्यंत अधिसंभाव्य, किसके साथ, फैक्ट इशू के साथ में या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ में। समझ में आया कहानी? दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फोन रखिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए और थोड़ा सा संजीदगी से साथ बैठिए। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। सेक्शन 9 में दो तरह के तथ्य हैं सर, या तो अगर वो बिल्कुल ही असंगत होता है या फिर बिल्कुल ही हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल अधिसंभाव्य अनधिसंभाव्य होता है। तो वो तथ्य क्या हो जाते हैं सर, रिलेवेंट हो जाते हैं, वो तथ्य सुसंगत हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि कहीं और नहीं जाना चाहिए तथ्य को, तथ्य कहीं और नहीं जाने चाहिए। ये जो तथ्य दे रहा है ये तथ्य सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 में आएंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है सर। इनकंसिस्टेंसी ये होती है कि सर 11 बजे मर्डर हुआ है और 11 बजे एक लड़का क्लास में बैठा है। एक लड़का बोल रहा है सर मैं ऑफलाइन आया था, और वही वो लड़का बोलता है दूसरे बयान में सर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था उस दिन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ कैसे हो सकती है? या तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहा होगा या फिर तो ऑफलाइन ही क्लास ले रहा होगा। बस बात समझना, पहली बात तो ये क्लियर हुई, आगे समझिए। तो कहने का मतलब ये, आपको कभी कभी लगेगा सर ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये हाईली इम्प्रोबेबल के साथ में मिली हुई है, ये दोनों एक ही चीज है टेक्निकली अगर आप देखोगे तो। हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है कि सर 10 बजे अजमेरी गेट में मर्डर हुआ है, 10 बजे का मर्डर हुआ है, 9 बजे वो बता रहा है कि सर मैं टोल क्रॉस किया है मैंने, ठीक है, बस्सी वाला टोल क्रॉस किया है। तो 1 घंटे में तो बस्सी वाले टोल से अजमेरी गेट पहुंचा जा सकता है सुबह सुबह 9 बजे। तो सर ये क्या है, हाईली प्रोबेबल है, फैक्ट इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ में। और हाईली इम्प्रोबेबल क्या होता है, अत्यंत अधिसंभाव्य क्या होता है कि सर मर्डर 10 बजे हुआ है, मैं तो सुबह 8 बजे बीकानेर के टोल पे हूं। कैसे पहुंचेगा सुबह 8 बजे से? 2 घंटे में तो आ नहीं सकता ना कोई भी आदमी। 2 घंटे में बीकानेर से जयपुर आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। समझ, वो बात को समझिए। वो तथ्य जो कहीं पे भी रिलेवेंट नहीं हो रहे थे, वो फैक्ट जो कहीं पे भी रिलेवेंट नहीं थे, सुसंगत नहीं थे, वो सुसंगत कहां हो गए? ये प्रोविजन क्लियर है? इज इट क्लियर? तो सर लिख लिया जाए इसमें। और देखिए ऐसा भी होगा कि जो हाईली प्रोबेबल की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, हाईली इम्प्रोबेबल की, ये और इनकंसिस्टेंसी, असंगतता, ये एक दूसरे से क्या है सर, सिमिलर है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये एक दूसरे से क्या है सर, आप कहोगे सर कि सर असंगतता भी तो वही है ना जो हाईली इम्प्रोबेबल है, क्योंकि असंगत चीज है ना ये। असंगत चीज मतलब 8 बजे अगर वो वहां है तो उसको अगर आप कहो कि सर ये असंगत है, तो हाँ वो चीज सेम है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनकंसिस्टेंसी में, असंगतता में और अनअधिसंभाव्यता में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। टेक्निकली अगर समझो तो ये दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों प्रोविजन यहाँ पे ओवरलैप करता मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए प्रोविजन है ये।
बात समझ में आई? वो तथ्य जो रिलेवेंट नहीं होते लेकिन वो यहाँ आके रिलेवेंट बन जाते हैं। थोड़ा सा लिखिए इसको प्लीज। और जो ये प्ली ऑफ एलिबी है ना सर, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति, वो ये दोनों चीजों से ही डील करती है, हाईली प्रोबेबल भी से या फिर इनकंसिस्टेंसी से। अगर आपको कहना कि इन कि प्ली ऑफ एलिबी क्या है, तो आप कहोगे सर दोस फैक्ट्स व्हिच आर हाईली इम्प्रोबेबल और आइदर इनकंसिस्टेंट विद द मेन फैक्ट। ये मत कहना सर द अक्यूज वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ प्लेस। इंटरव्यू में 1 लाइन में आंसर देना होता है तो क्या बोलेंगे अपन? व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? सर दोस फैक्ट्स व्हिच आर हाईली इम्प्रोबेबल और इनकंसिस्टेंट विद द रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। लिखा हूं एक लाइन इंटरव्यू के पर्पज से। व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? लिखिए, व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? जहां कहीं भी कोई तथ्य, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत क्या है? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत क्या है? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत क्या है? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? जहां कहीं भी कोई तथ्य, जहां कहीं भी कोई तथ्य जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ, जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ, जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ, सुसंगत तथ्य के साथ असंगत है या अत्यंत अनअधिसंभाव्य है, असंगत है या अत्यंत अनअधिसंभाव्य है, अत्यंत अनअधिसंभाव्य है, तो उसे सुसंगत माना गया है, तो उसे सुसंगत माना गया है, तो उसे सुसंगत माना गया है। और यही अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है, और यही अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है, और यही अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है, और यही अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है। जो लोकी लैंग्वेज है, प्रॉपर लोकी लैंग्वेज है, वो ये है। अब इंग्लिश मीडियम लिखिए। wherever any fact, wherever any fact, जहां कहीं भी कोई तथ्य, जहां कहीं भी कोई तथ्य, जहां कहीं भी कोई तथ्य, सॉरी हिंदी में हो गया ना, अरे इंग्लिश में लिखवाना ना सिर्फ। हाँ, wherever any fact which is inconsistent or highly improbable, which is inconsistent or highly improbable with the relevant fact and fact in issue, with the relevant fact or fact in issue, with the relevant fact or fact in issue, with the relevant fact and fact in issue, is relevant, is relevant, is relevant, is relevant, and this is called, and this is called plea of alibi, and this is called plea of alibi, and this is called plea of alibi, and this is called plea of alibi। जब बता दिया लाइन एक साथ लिखनी है तो कैसे क्यों लिखते हो? कहाँ एक साथ है? ये क्यों ऐसे? एक दिन में आदत नहीं सुधरती है। आप लोग अपने आंसर राइटिंग्स को अभी से इंप्रूव करना स्टार्ट कीजिए। नहीं करेंगे ना तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर एग्जाम्स जब मेंस आते हैं ना तो उस टाइम पे फिर दिक्कत आती है अपनी मेन हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने में। तो लाइन को हमेशा अलाइन करके लिखिए, तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। राइटिंग गंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन इज द परफेक्ट ना, तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। और प्ली ऑफ एलिबाई ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आप सीख लीजिए कि अगर कहीं पे प्ली ऑफ एलिबी प्रूव हो गया ना तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है कोर्ट के सामने, बहुत ही हाईली रिलायबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अगर प्ली ऑफ एलिबी एक बार साबित हो जाता है कोर्ट के सामने तो केस खत्म हो जाता है वहीं पे। तो सलमान खान वाला मैटर था तो उसमें आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली जो ड्राइवर वाला केस था, जो था ना ड्राइवर को गाड़ी चढ़ा के उड़ा दिया, तो सलमान खान के ड्राइवर ने बोला कि सलमान सर तो पीछे बैठे थे,
वो उसमें भी ये बताया ना, इनकंसिस्टेंट हो गया ना, जो एलिगेशन सीधा उनके ऊपर लग रहे थे, तो ये सारे तथ्य क्या हो गए, असंगत हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए विद द रिलेवेंट फैक्ट, क्योंकि और फैक्ट इन इशू, क्योंकि सलमान के ऊपर आरोप था, तो सलमान के ड्राइवर ने बोला कि ही वाज सिटिंग बिहाइंड, कार तो मैं चला रहा था, वो फैक्ट बोलते ही क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया कि मैंने किया है, वो तो पीछे बैठे थे, ड्राइवर हूं मैं तो उनका। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो जाता है मेन फैक्ट के साथ में, तो वो रिलेवेंट होता है। ड्राइवर का तो नाम कहीं था ही नहीं शुरुआत से लेकर एंड तक, फिर ड्राइवर एकदम से सामने आया, उसने बोला कि मैंने चलाई गाड़ी। बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज दोज फैक्ट्स बिकम इनकंसिस्टेंट, अगर वो असंगत हो गए हैं विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साथ में, तो वो क्या बन जाएंगे, रिलेवेंट, सुसंगत बन जाएंगे। बिकॉज दोज फैक्ट्स have become somehow relevant because they are inconsistent, either they are inconsistent or they are highly probable improbable, or they are or their existence of probability and improbability is in the question। जी बात समझ में आई? थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको ना, सेक्शन 11 सेक्शन 9 हेडिंग डाली, सेक्शन 9। evidence can be given, evidence can be given, evidence can be given of such facts which have no connection, with the main facts, which have no connection with the main facts, which have no connection with the main facts, except they are inconsistent, except they are inconsistent, except they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact, except they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact, except they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact। लिखिए, उन तथ्यों के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं, उन तथ्यों के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं, उन तथ्यों के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं जिनका जिनका मुख्य तथ्यों से, जिनका मुख्य तथ्यों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, परंतु परंतु वो तथ्य, 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 परंतु वो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के साथ असंगत है, परंतु वो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के साथ असंगत है, के साथ असंगत है, सुसंगत तथ्यों के साथ असंगत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्लीज। This section enables a person, this section enable a accused, an accused, this section enable an accused, this section enable an accused to take the defense of plea of LEB, to take the defense of the plea of LEB, which means he was elsewhere, it means he was elsewhere at the time of the crime, it means he was elsewhere at the time of crime, it means he was elsewhere at the time of crime। देखिए, ये धारा किसी अपराधी को किसी अपराधी को किसी अपराधी को किसी अपराधी को अन्यत्र उपस्थिति के लिए साक्ष्य देने में
सशक्त बनाती है, अन्यत्र उपस्थिति के लिए साक्ष्य देने में सशक्त बनाती है, सशक्त बनाती है, सशक्त बनाती है। अन्यत्र उपस्थिति का अर्थ है कि अन्यत्र उपस्थिति का अर्थ है कि अन्यत्र उपस्थिति का अर्थ है कि अपराध के समय अपराध के समय अपराध के समय अपराधी अपराधी कोई अन्य स्थान पर उपस्थित था। अपराध के समय कोई अपराधी अन्यत्र स्थान पर उपस्थित था and his presence is inconsistent with and his presence is inconsistent with and his presence is inconsistent with fact in issue and relevant fact और उसकी उपस्थिति विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के साथ असंगत है और उसकी उपस्थिति विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के साथ असंगत है असंगत है असंगत है। आगे लिखिए। However, 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 failure to prove Pleophily B, however, failure to prove Pleophily B, हालांकि हालांकि अन्यत्र उपस्थिति ना साबित होने पर हालांकि अन्यत्र उपस्थिति ना साबित होने पर इसका अर्थ ये नहीं है कि 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 अपराधी 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 वारदात के स्थान पर मौजूद था। अपराधी वारदात के स्थान पर मौजूद था। अपराधी वारदात के स्थान पर मौजूद था। फेलियर ऑफ द प्ली ऑफ एलिबी does not mean that the accused was that the accused was that the accused was present at the scene of crime that the accused was present at the scene of crime क्योंकि प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा ना। ये तो वो तो अपना डिफेंस नहीं साबित कर पा रहा बेचारा, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना ही पड़ेगा ना। अगर कोई प्ली ऑफ एलिबी नहीं साबित हो पा रही है बेचारे से, उसको एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, कोई उसके फेवर में एविडेंस साक्ष्य देना नहीं चाहता, उसका मतलब ये बात थोड़ी ना है। मान लीजिए कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई उसके साथ नहीं था। अरे मान लीजिए एक आदमी को सोलो घूमने का सोलो घूमता है वो आदमी, क्या घूमता है? सोलो। एक दिन वो सोलो घूमते घूमते आगरा चला गया एक दिन के लिए कि चला यार आज अकेला जाके आगरा घूम के आता हूँ। अब आगरा में वो घूमा, लेकिन ताजमहल उस दिन बंद रहता है। सोमवार मंगलवार को ताजमहल बंद रहता है ना, एक दिन सप्ताह में। संडे को तो खुला रहता है, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे कुछ बंद रहता है ताजमहल। उस दिन ताजमहल की छुट्टी थी, तो उस दिन सीसीटीवी में उसकी फोटो भी नहीं आई। वो ताजमहल गया, देखा बंद है, वापस कार में बैठा, वापस आ गया। तो मान लीजिए रास्ते में टोल वोल कुछ नहीं था, आज के 20 साल पहले की बात मान लो। अब वो अपना प्ली ऑफ एलिबी साबित नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने कोई ऑफेंस किया ही है, वो सीन ऑफ क्राइम पे था ही। ये तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है ना, दैट ही वाज देयर। इट इज अ ड्यूटी ऑन द प्रोसिक्यूशन। ये तो अभियोजक पर एक कर्तव्य है ना, दैट देन दे हैव टू प्रूव दैट ही वाज देयर। हाउ दे वुड डिसाइड? वो कैसे डिसाइड करेंगे सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ वुड दे डिसाइड दैट ही वाज देयर और नॉट? बात समझ में आई? एक और बात लिखिए। इट में ऑल्सो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। इट में ऑल्सो भी नोटेड दैट the plea of alibi is irrelevant. The plea of alibi is irrelevant in the cases where acting in the furtherance of common intention acting in the furtherance of common intention acting in the furtherance of common intention एक्टिंग से लेकर फर्दर इंटेंशन तक को क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे।
हिंदी में लिखिए। अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य उन मामलों में विसंगत है, अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य उन मामलों में विसंगत है जहां कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा में करना, जहां कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट कीजिए, जहां कहीं भी अपराध, जहां कहीं भी अपराध सामान्य आशय को, जहां कहीं भी अपराध सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। क्योंकि अगर कॉमन इंटेंशन है तो आप हो या न मत हो, क्या फर्क पड़ता है। और यही बात आपराधिक षड्यंत्र की भी लागू होगी। एंड द सेम प्रोविजन शेल अप्लाई टू द कॉमन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो। देखिए, द सेम प्रोविजन शेल अप्लाई टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो। और यही प्रावधान आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी लागू होगा, और यही प्रावधान आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी लागू होगा, और यही प्रावधान आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी लागू होगा। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी आप प्ली ऑफ एलिबी देके क्या करोगे। बात समझ में आई। जैसे हमने अभी वो पढ़ा था, 116 पैटर्निटी का टेस्ट पढ़ा था हमने, जहां पे मैंने आपको एक समय बताया था दैट देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बी कॉटन, ठीक, गर्भाधान करने के लिए परस्पर वो नहीं था, उनके बीच में पहुंच नहीं थी, परस्पर पहुंच नहीं थी, ये लिखा हुआ था उसमें। तो वो भी क्या दे रहा था, प्ली ऑफ एलिबी देगा ना, कि भाई मैं यूएई में हूं 3-4 साल से, कैसे घर में बेटा हो गया। वो भी क्या है एक तरह से, उसको भी तो प्ली ऑफ एलिबी कहोगे ना आप, उसको भी तो आप ये कहोगे ना कि अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य दिया है इसने। सारे प्रोविजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम जब पूरा लो पढ़ लोगे ना, पूरा लो कंप्लीट 15-16 महीने वाले के बाद, उसके बाद फिर तुमको लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज सेम, सब चीजें क्या है सर, सेम है, और कोई भी चीज अलग नहीं है। हर चीज को कनेक्ट किया हुआ है, डॉट्स में कनेक्ट किया हुआ है, हमें सिर्फ वो डॉट्स पकड़ना आना चाहिए। वही तो बात हुई ना, आप प्लियो फिलिपी वो भी तो लेगा ना, सेक्शन 34 तो लगाएगा ही सही, साथ में प्लियो फिलिपी भी लेगा। अब मुझे बताइए प्लियो फिलिपी का बर्डन ऑफ प्रूफ कहां दिया हुआ है। सबूत का बाहर, अरे बिना सोचे समझे मत बोला करो यार। मंजूरी 107 ही तो है आजकल, तुम 107 बोल रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। मैं एविडेंस का समझ रहा उसको 107 तो वो है डेथ का, और वो मैंने कहा इसको बिना सोचे समझ मत बोला करो। हाँ इसकी गलती नहीं है, दैट वाज माय फॉल्ट। मैं समझ रहा था कि ये 107 क्यों बोल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, वो कहां से आ गया 107? होशियार हो गया लड़का आजकल। क्या होशियार कैसे हो गए देखो। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ कहां जाएगा। Have we earlier discussed this provision? डिस्कस किया हुआ है क्या इसको हमने। चलो अच्छी बात है।
देखो याद रहता है, अगर क्लास में आप बहुत सिंसियरली सुनते हो ना, मैं भूल सकता हूँ लेकिन बच्चे को याद रह जाता है कि हाँ सर ने पढ़ाया था शायद मैंने ना इसका। नहीं नहीं, इसको ये पता है 107 बर्डन ऑफ प्रूफ है। अरे ये स्पेसिफिक बर्डन ऑफ प्रूफ है यहाँ पे। ये 103 जो था वो 107 बन गया है ना अब वो क्या बन गया है? कोई बात नहीं। किसका नाम लिखिए? जयंती भाई भयंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अरे बात नहीं, जयंती भाई ये तुक्का लगाया था आपने, सही बताया था। 107 तो बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है। 105 स्पेसिफिक है, 106 हुए वुड फेल, 107 हुए स्पेशल नॉलेज। इसको ध्यान रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ 107 में ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ गया मैं। तो शायद तो लेकिन याद तो था उसको, किसी को याद नहीं था। 107 बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है। बेसिकली 107 इज वेरी स्पेसिफिक सेक्शन। देखिए 107 बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन सेक्शन जो हर बच्चे को आएगा, क्योंकि और प्ली ऑफ एलईबी में 103 लगता था, ये तो सबको पता है, लेकिन नया सेक्शन 107 है। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन और अच्छी बात है इनको याद है। तो आपने प्ली ऑफ एलईबी पहले बताया था, आपने जो 103 थ्योरेम्स का पहले वो 120 का 107 हो गया। अच्छा ये भी बताया था मैंने क्लास में। तो वैसे याद है। शाबाश शाबाश, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए, अगर क्लास में मैंने पढ़ाया है और बताया है तो, और बच्चा अगर याद रख रहा है तो वो तो उससे बात है। तुम लोग डाउट करो उसके ऊपर, मुझे डाउट नहीं है। चलिए जयंती भाई भयंकर भाई, भयंकर भाई, जयंती भाई भयंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज 2002 सुप्रीम कोर्ट। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, लिखिए। Wherever the question relating to the plea of LEB, wherever question relating to the plea of LEB under section, wherever question relating to the plea of LEB under section, wherever question related to the plea of LEB under section 9, under section 9, then the burden of proof, on the accused, then the burden of proof on the accused under section 107, then the burden of proof on the accused under section 107, under section 107 of this adhiniyam, on the accused, लिखिए। जहां कहीं भी धारा 9 के अंतर्गत अन्यत्र उपस्थिति का मामला है, धारा 9 के अंतर्गत अन्यत्र उपस्थिति का मामला है, तो अपराधी पर सबूत का भार धारा 107 के भीतर होगा। तो अपराधी पर सबूत का भार धारा 107 के भीतर होगा। डन, वेरी वेल देन।
अब क्या होता है ना सर केसेस में, सर केसेस में क्या होता है, देयर इज ए केस, केस का नाम है सर मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केस का नाम क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली, और मुंशी प्रसाद में प्ली ऑफ एलईबी के रिगार्डिंग अन्यत्र उपस्थिति के बारे में बहुत अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दिस वाज द केस ऑफ 2002 सुप्रीम कोर्ट। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, वो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे, इस केस के फैक्ट सुनिए। अक्यूज क्या बोल रहा था कि प्ली ऑफ एलईबी ले रहा था, और बोल रहा था कि जहां पे उसकी मौत हुई उससे मैं 400-500 यार्ड दूर था। 400-500 यार्ड का मतलब ये समझ लीजिए अप्रोक्स 300-400 मीटर दूर था वो, जहां उसकी डेथ हुई ना, उससे 300-400 मीटर ही वाज देयर, इतने दूर था वो। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल रहा है कि देखिए प्ली ऑफ एलईबी में डिस्टेंस बहुत मैटर करती है। प्ली ऑफ एलईबी के मामलों में क्या बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है, डिस्टेंस। आप उस जगह से कितना दूर हैं। आप अगर अब मान लीजिए कोई प्ली ऑफ एलईबी रेस करता है कि सर आई वाज नॉट देयर जहां पे मर्डर हुआ था, सर मैं तो पास वाले कमरे में बैठा था, ऐसा होगा क्या? डिस्टेंस का तो खेल है प्ली ऑफ एलईबी में। अन्यत्र उपस्थिति की अगर आप उसका वो लेना चाहते हैं, डिफेंस लेना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है कि आप कितना दूर हैं उससे, कितना दूर है उस स्पॉट से जहां पे ये डेथ कोज हुई। समझ रहे हैं आप इस बात को? डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में। मतलब डिस्टेंस की पूरी डिस्टेंस डिटरमाइन नहीं होगी, यू कैन नॉट डिटरमाइन प्ली ऑफ एलईबी फुल्ली। समझ में आई? लिख लीजिए इस बात को। The plea of alibi is based on physical impossibility. Physical is impossibility. अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन, अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन, अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन। शारीरिक असंभाव्यता पर निर्भर करता है, शारीरिक असंभाव्यता पर निर्भर करता है। बेस्ड ऑन फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, शारीरिक असंभाव्यता पर निर्भर करता है। एंड द डिस्टेंस इज वेरी मटेरियल फैक्टर, एंड डिस्टेंस इज वेरी मटेरियल फैक्टर। और दूरी एक महत्वपूर्ण तात्विक तथ्य है, और दूरी एक महत्वपूर्ण तात्विक तथ्य है, और दूरी एक महत्वपूर्ण तात्विक तथ्य है, दूरी एक महत्वपूर्ण तात्विक तथ्य है। केस का नाम लिखिए, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज 2016 सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें एलईबी इज नॉट ए जनरल एक्सेप्शन, एलईबी इज नॉट ए जनरल एक्सेप्शन, एलईबी इज नॉट ए जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी। अभी पुराना केस जो लिखवाया वही लिखवाऊंगा, बीएनएस नहीं लिखवा रहा है यहाँ पे मैं, ठीक है ना। इज नॉट द जनरल एक्सेप्शन ऑफ द आईपीसी। अन्यत्र उपस्थिति भारतीय दंड संहिता का एक सामान्य अपवाद नहीं है, एक सामान्य अपवाद नहीं है, एक सामान्य अपवाद नहीं है। therefore section 105 would not apply here, therefore section 105 would not apply here। इसलिए धारा 105 पुराना वाले में तो है धारा 105, और ब्रैकेट में लिख लीजिए नए वाले की धारा 106। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई जो बात बोली है पुरानी में तो वही लिखवाऊंगा ना, सेक्शन थोड़ी चेंज करूंगा। हाँ
समझ जाना बस, अंडरस्टूड होना चाहिए। देयरफॉर सेक्शन 105 वुड नॉट एप्लीकेबल हियर, ठीक है ना, यहां लागू नहीं होगी, यहां लागू नहीं होगी, यहां लागू नहीं होगी। और कोई केसेस तो देख लेता हूं एक बार। एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो लेटेस्ट? कोई सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हो इस टॉपिक के ऊपर तो मैं आपको लिखवा देता हूं। दो 2024 का जजमेंट है। किसका नाम लिखिए? कमल प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दो 2023 का जजमेंट है ये। वही सारी बातें बोली हुई है कि आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन की तरह इसको ना लिया जाए, इससे स्पेशल फैक्ट, वही सेम बातें सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट करी है। जो मैंने समझा, जितनी बातें मैंने आपको लिखाई वही सेम बातें इसमें बोली गई है। दो केसेस हो रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देते हुए रिलाई किया है। एक है धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज 1994। इसी बात को रिपीट किया है इसमें। और एक और केस है विजयपाल वर्सेस स्टेट। सर ये केसेस के नाम इसमें इसलिए लिखाता हूं, कल को अगर सवाल आ जाए विच केस इज नॉट रिलेटेड टू, आता है ना सवाल ऐसे, कौन सा केस प्ली ऑफ एलिबी से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं लिखवाता हूं आपको सारे केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये बोली कि भाई जनरल एक्सेप्शन की तरह ना लिया जाए आईपीसी के। दूसरी बात इसमें बोली कि जब भी आदमी ये प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रूफ होना चाहिए। स्ट्रिक्ट प्रूफ मतलब उसको मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा खुद को कि ही वाज नॉट देयर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सुप्रीम की कोर्ट जब भी प्ली ऑफ एलिबी को देखती है तो उसकी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी करे, मतलब उसको स्ट्रिक्टली देखे कि कहीं अपनी तरफ से झूठे एविडेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है। तो जनरल बात हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स को टेक्निकली, ठीक है। वर्सेस स्टेट ही लिखा हुआ है, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। तो आई थिंक ये जो तीन जजमेंट थे रिसेंट टाइम के, ये तीन ही जजमेंट है प्ली ऑफ एलिबी के ऊपर। 2023 का ये जजमेंट है कमल प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सेक्शन 9 जल्दी खत्म हो गया 9 जल्दी खत्म हो गया, समझाने का कुछ था नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमारा खत्म हो गया और हमने बहुत डिटेल में और एग्जॉस्टिव भी पढ़ा इससे। अब हम पढ़ेंगे डैमेजेस। सेक्शन इसके साथ हम वो भी पढ़ लेते हैं, पीछे वाले डैमेजेस भी।
इसके साथ कैरेक्टर भी पढ़ ले, आपकी इच्छा हो तो पीछे वाले कुछ प्रोविजंस भी खींच लें यहीं से। ये पीछे वाले तो पढ़ाई दिए ना। छियालीस से लेकर कहां तक है? चलो इनका भी गेम और करते हैं यहीं पे, इनका भी गेम और कहाँ कर देंगे। सेक्शन 10 पढ़ेंगे सब, 46 से 50 पढ़ेंगे। ये बात करते हैं सर किसकी? डैमेजेस की। क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन द सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मतलब नुकसानी। पहली बात तो ये समझिए, सेक्शन 12 सेक्शन 12 पुराना वाला, 10 नया वाला। अब जो सेक्शन 10 है वो समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इन प्रोविजंस की, तो सेक्शन 10 की बहुत खूबसूरत बात क्या है? सेक्शन 10 की बहुत खूबसूरत बात यह है कि सर ये सिर्फ सिविल केसेस पर लगता है, क्योंकि डैमेजेस कहाँ होंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में डैमेजेस होते हैं क्या? क्रिमिनल केसेस में कॉम्पनसेशन होता है या फिर फाइन। बात करते हैं हम सिविल केसेस की। अभी सिविल केसेस पे क्या है इस चीज, उसको समझते हैं, ठीक है? और समझने की कोशिश कीजिएगा इस सेक्शन को। क्या बोलता है सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है कि आप कभी भी किसी सूट में अगर आप डैमेजेस क्लेम करते हो, क्या करते हो? डैमेजेस क्लेम करते हो, तो वो सारे फैक्टर जिससे नुकसान की गणना की जाती है, वो सारे फैक्टर रिलेवेंट है। समझ में आई बात? सारे फैक्टर्स क्या है? जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन है जिसके बिना फैक्ट्री काम ही नहीं हो सकता, और वो मशीन हो गई खराब। अगर वो मशीन खराब है तो मतलब फैक्ट्री पूरी बंद हो जाएगी। वो मशीन मैंने ठीक कराने के लिए बी को दी है, और बी को मैंने क्या बात बोली है कि देख भाई कितना दिन लगेगा? बी ने बोला 15 दिन। मैंने बोला नहीं यार ऐसे मत कर, तो थोड़ा जल्दी कर दे। बोले सर 12 दिन के बिना तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3-4 दिन तो पार्ट आने में लगेंगे, ऐसे वैसे करके उसने भी बोल दिया। तो मैंने उसको कह दिया देख मेरी फैक्ट्री बंद है, तू 12 दिन बोल रहा है ना, तू 15 दिन ले। बीच में क्या छुट्टियां भी आ रही थी थोड़ी बहुत, तो 15 दिन ले, लेकिन इससे फालतू एक दिन मत लेना। अब साहब 15 दिन की जगह 45 दिन हो गए और फैक्ट्री है अभी भी। सुनिए इधर सुनिए, 15 दिन की जगह कितने दिन हो गए? 45 दिन, और फैक्ट्री अभी भी बंद। अब वो जो पार्ट है वो आ नहीं रहा। ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के। अब सर वो पार्ट नहीं आ रहा और अब सब परेशान है। केस फाइल किया है किस चीज के लिए? डैमेजेस के लिए, नुकसान जो भी हुआ उसके लिए। मैंने ये फैक्टर रखा, जितने भी फैक्टर में रखूंगा ना कि सर इसको मैंने ऑलरेडी कहा था कि मेरी फैक्ट्री में ऑपरेटिंग नहीं है और इस मशीन के बिना इसको तेरे को ठीक करना है। जैसे बोला था अभी करके देता हूँ, अवार्ड अंशुमान की तरह अभी करके देता हूँ। तो सर 15 दिन तो उसने निकाल दिए, 30 दिन 45 दिन निकाल दिए। सर अब करे क्या? तो जब भी कोर्ट को फैक्टर्स डिटरमाइन करने हैं विद रेस्पेक्ट इन ऑर्डर टू ग्रांट डैमेजेस, नुकसानी देने के लिए किसी पक्षकार को, तो जितने भी तथ्य को कोर्ट एग्जामिन करेगी, उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करेगी, वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। समझ में आ गया? सेक्शन 12, सेक्शन 10 वो हम लोग पुराने चावल है थोड़े, अभी ये नए चावल है। इन्होंने पुराना पढ़ा नहीं ना, उनके दिमाग में कुछ जाएगा ऊपर से ओवरलैप होता रहता है,
हम लोग तो बेचारा पुराना नया सब, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो लोग तो, उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी ना प्रोविजंस को ज्यादा मिस हैपन करने में। ना समझ में आई? तभी तो क्यों बोल रहे हैं कि अगला आरजेएस उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 10-10 साल से जो पढ़ रहे थे उनको सेक्शंस याद करने में क्या आने वाली है। और सेक्शन वाइज पेपर आ गया सबके। एपीओ का सुना मैंने कि कोर्स चेंज कर रहे हैं, प्री गवर्नमेंट दोनों का मीटिंग हो रही है इनकी। सही है, कोई नहीं, समझ आएगा। साइट पे तो अपडेट नहीं है ये अभी तक, लेकिन बात चल रही है कोर्स चेंज करने की। मजा आएगा। एग्जाम की डेट शिफ्ट हो सकती है। कौन आरजे सारे बच्चे? अरे नहीं नहीं, सब पढ़ लेंगे। रटना ही तो है उन्हें, क्या करना है, रटन तो होते हैं सारे, वो सब पढ़ लेंगे। आप उनको उनकी फिक्र मत करो। जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट ही है, 2-5 ही तो आएंगे सेक्शन के सवाल। ऐसे सुनने में आया कि सिलेबस चेंज करा सकते हैं। सिलेबस चेंज करा, सोचिए अब हमारी मेहनत जो गई। नहीं, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं सेक्शंस लिखाऊंगा कि इस जगह काट के वो सेक्शन लिख लीजिए, इस जगह काट के वो सेक्शन लिख लीजिए। पागल हो गया मैं जो दोबारा पढ़ाऊंगा? ये थोड़ी करूंगा मैं कि अभी तुमको एविडेंस खत्म होने वाला है, 2-3 क्लास बची है एविडेंस में। अभी थोड़ी नहीं कि मैं दोबारा तुमको एविडेंस पूरा पढ़ाने बैठूंगा एपीओ वाले बच्चों को। ये करूंगा कि भैया जो नए प्रोविजन ऐड हुए हैं उनको तुम पढ़ लीजिए, और उस 65 ए को काट के 61 कर लो, 65 बी को काट के 62 कर लो, ठीक है ना। और 25, 26, 27 को 24 कर लो। 25, 26, 27 को क्या कर लो? 24 क्लोज 1 25, 24 क्लोज 2 26, और उसका 24 का प्रोवाइजो 27। यही करवाऊंगा और क्या करवाऊंगा? तो कौन दोबारा तुम्हें पढ़ाएगा पूरा? आईपीसी तो सबसे मेजर चेंजेस हुए हैं। वो जो पीछे के पूरे सेक्शंस थे वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस वाले, वो सब उठ के आगे आ गए हैं। मैं तो पुराना ही पढ़ाऊंगा जब तक कोई कोर्स चेंज नहीं होता। अपने थोड़ी ना कि उनका वेट करेंगे। वेट करने का समय भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए अपन इसे। लिखिए, लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। वही सेम बात है ना कि अगर जब भी कोर्ट को डैमेजेस फिक्स करने होते हैं तो कोर्ट 2 प्रिंसिपल लेता है। सुनिए इधर, अगर स्पेशल नॉलेज में है किसी पार्टी के तो स्पेशल डैमेजेस, अगर कोई विशेष ज्ञान उसको बताया था आपने कि भाई मेरी फैक्ट्री बंद है, तो उसकी जिम्मेदारी थी 15 दिन में करके देने की, तो स्पेशल डैमेज अवॉर्ड करेगी कोर्ट। अगर आपने किसी पार्टी को नहीं बताया था कि इस मशीन की वजह से मेरी फैक्ट्री अटकी हुई है, अगर आपने कुछ नहीं बताया था, अगर ऑर्डिनरी कंडीशंस थी, तो फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? स्पेशल केस अगर आपने बोला था कि भाई मेरी फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा है, तो स्पेशल डैमेजेस, ये फैक्ट्स हैं किसके? हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के। और यही बोलता है कौन सा सेक्शन? 73 पैरा 1 यही बात करता है। फिर बाकी पैरा और भी बात करते हैं, ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, ये सब अपन में नहीं जाते, करते ना बाकी पैराग्राफ बात। एक क्वासी जुडिशियल के लिए भी रेमेडी वहीं दी हुई है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी रेमेडी वहीं दी हुई है 73 के पैरा 2 में। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ा करो, ठीक है ना। लिखना स्टार्ट कीजिए।
wherever in any suit, wherever in any suit damages are claimed, wherever in any suit, जहां कहीं भी किसी वाद में नुकसानी का दावा किया गया है, जहां कहीं भी किसी वाद में नुकसानी का दावा किया गया है, wherever in any suit damages has been claimed, damages have been होना चाहिए ना, damages have been claimed, damages have been claimed, any fact which will enable the court, which will any fact which will enable the court to determine the amount of damages, to determine the amount of damages, to determine the amount of damages, damages is relevant, is relevant. तो ऐसा कोई भी तथ्य, तो कोई ऐसा कोई भी तथ्य जो कि नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए आवश्यक है, जो कि ऐसा कोई भी तथ्य जो कि नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए क्या है, नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए आवश्यक है, वह तथ्य सुसंगत होगा, वह तथ्य सुसंगत होगा, वह तथ्य सुसंगत होगा, वह तथ्य सुसंगत होगा। अगर आप देखेंगे ना इसमें, तो कोई इसमें गाइडलाइंस नहीं दी हुई है, इसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी है, एनी फैक्ट। क्या लिखा है इसने? अगर आप इसको देखेंगे ना, यहां पे आप देखेंगे अगर इस प्रोविजन को, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इन सूट्स विच डैमेजेस आर क्लेम, एनी फैक्ट लिखा हुआ है, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट। कौन सा फैक्ट? इस फैक्ट को नहीं बता रहा है कि किस तरह का फैक्ट होना चाहिए, कौन सा तथ्य होना चाहिए जो कि, तो इसका मतलब कोई भी तथ्य हो सकता है। अगर आपने उसको बताया था कि सर देखो मेरी फैक्ट्री पूरी बंद है, आपने अगर उसको बताई थी अपनी स्पेशल कंडीशन, अगर आपने उसको विशेष परिस्थितियां बताई थी कि भाई मेरी फैक्ट्री इस मशीन के बिना नहीं हो सकती, इस तरह का फैक्ट, या फिर आपने बताया था कोर्ट को कि देखो वर्कर्स जो हैं उनको मेरे को फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी, अगर ये मशीन सही नहीं हुई ना, उनकी सैलरी यार मेरे माथे पड़ेगी ना, तो वर्कर तो आएगा, वो तो बोलेगा मशीन ही नहीं, हम क्या करें। तो हर एक तथ्य जो आप बता रहे हो ना इस केस के रिगार्डिंग, वो तथ्य सारे क्या हो जाएंगे सर, सेक्शन 10 में रिलेवेंट हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। इज वॉट टू बी अवॉर्डेड इज रिलेवेंट। अरे लिखा नहीं लिखा है? बात समझ में आ गई? अब फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं कि सर मेरी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, 100 लोगों का घर कैसे चलेगा अगर मैं उनको तनख्वाह नहीं दूंगा? तो समझ में आ रही है? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना कि डैमेजेस हो रहा है इतना सारा, कौन जिम्मेदार है इसका? आप लोगों ने सही टाइम पे काम किया नहीं। बात समझ में आ रही है? देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स, ये तो बस एक उदाहरण के लिए है, बट देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स इन दोज केसेस। सिंपल एक फैक्टर हो सकता है क्या? देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। सर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता इन केसेस में। देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू दोज थिंग्स। ये बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द मिटिगेटिंग फैक्टर्स जिससे ओवरऑल डैमेजेस निकाला जाता है, ठीक है ना। मेंटल ट्रोमा, सोसाइटल ट्रोमा, मेंटल हरेसमेंट, ये वो सब। जैसे मान लीजिए डिफेमेशन आर्टिकल लिख दिया किसी के खिलाफ, क्या लिख दिया? मानहानि का एक आर्टिकल लिख दिया। अब उस आदमी के आरोप लगा दिया कि इस आदमी के मल्टीपल अफेयर्स रहे और अभी भी ये कैसोनोवा है। कैसोनोवा मतलब अभी भी इसके मल्टीपल अफेयर्स हैं लोगों के साथ। अब डिफेमेटरी आर्टिकल लिख दिया। अब उस आर्टिकल के जो फैक्टर्स है कि सर उस आर्टिकल की वजह से जो उसकी पत्नी थी उसने उससे एलिमनी मांग ली, उसका नुकसान कौन देगा? एलिमनी मतलब पैसे मांग लिए डाइवोर्स के, उसका वो कौन करेगा? जो मेंटल ट्रोमा हुआ, सोसाइटल ट्रोमा मेरे ऊपर हुआ, उसके पैसे कौन देगा? बात समझ रहे हैं आप? दो फैक्टर्स आर रिलेवेंट। ये सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है,
पत्नी को मांगने से कौन रोक सकता है? तब उस बेसिस पे पत्नी को शक हो गया तो हो गया, तो मांग लिया। शक हो गया था। पत्नी ने देख लिया आर्टिकल कुछ लिखा हुआ है, पत्नी को शक हो गया, पत्नी ने डाइवोर्स मांग लिया, डाइवोर्स मांगते ही एलिमनी मांग ली। ये थोड़ी ना है कि पत्नी को बोलो कि डिफेमेशन तो बेटा सच होना चाहिए तभी माना जाता है, सच तो है ही नहीं है। अब वो थोड़ी सुनेगी ये बातें, सुनेगी क्या? उसको क्या मतलब है कि सच है या नहीं है? उसको क्या फर्क पड़ता है सच है या नहीं है? तो द थिंग इज, इस तरह के मैटर में जितने भी आप बताओगे ना कि सर ये पॉइंट हुआ मेरे साथ, वो पॉइंट हुआ उसके साथ, वो पॉइंट हुआ इसके साथ, तो वो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? रिलेवेंट है, जो डैमेजेस अवॉइड करने में हेल्प करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर कल, मतलब मंडे को क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर, सेक्शन 46 से 50। यहां पे हम देखेंगे कि कैरेक्टर कहां का रिलेवेंट होता है। 55 कैरेक्टर कहां पे रिलेवेंट होता है, ठीक है ना सर? कैरेक्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी मंडे के दिन उस दिन पढ़ेंगे। चलिए।